द इनक्यूबेटर एकेडमी में मैं मुकेश रणवा आपके साथ में समसामयिक घटनाओं को लेकर पेश हुआ हूँ। हम विगत 12 महीने की समसामयिक घटनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी उनको हम आपके बीच में करीबन 25 से 30 क्लासेज के भीतर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा व अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं उनमें 70 से 80% तक कवरेज ले सके। इस संदर्भ में इनक्यूबेटर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 16। राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी बढ़ी है? 10, 7, 3 या 1? उत्तर है आपका सी। राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए गए हैं। नए संभाग बनाए गए हैं जबकि संभागों की कुल संख्या 10 है। संभाग व्यवस्था 1949 में शुरू हुई जो कि 1962 तक चली। फिर 62 से 1987 तक संभाग व्यवस्था को बंद किया गया। 1987 से पुनः संभाग बने और हरिदेव जोशी के समय और इन संभागों की वर्तमान संख्या जो 7 थी उसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 कर दिया है। वर्तमान में 10 संभाग है। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। भरतपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, पाली और बांसवाड़ा। इसमें नए संभाग देखा जाए तो सीकर, बांसवाड़ा और पाली नए संभाग बने हैं जबकि पूर्व में जो संभाग पहले से चल रहे थे। जयपुर में 7 जिले हैं। जयपुर, सीकर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली बहरोड, तिजारा, खेरथल तिजारा और अलवर और दौसा। जबकि सीकर में 4 जिले हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नवगठित जिला नीमका थाना। बीकानेर में 4 जिले हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जो नवगठित जिला है। वहीं अजमेर में 7 जिले हैं। नागौर, डीडवाना, कुचामन। फिर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा और भरतपुर में 6 जिले हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और नवगठित जिला डीग और गंगापुर सिटी। कोटा संभाग एक ऐसा संभाग है जो पूर्ववर्त इसकी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाड़ौती के सभी 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले इसमें सम्मिलित हैं। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं जिसमें जोधपुर ग्रामीण, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। वहीं उदयपुर में 5 जिले हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर इसमें नया नवगठित जिला है। पाली में 4 जिले हैं। पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। बांसवाड़ा जिलों की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा जिला है, छोटा संभाग है जिसमें 3 ही जिले रखे गए हैं। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 3 जिले ही हैं और सबसे छोटा संभाग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कृषक कल्याण कोष की राशि कितनी है वर्तमान में? 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए या 7500 करोड़ रुपए? तो आपका उत्तर होगा डी, 7500 करोड़ रुपए। कृषक कल्याण कोष वर्ष 2019 में 16 दिसंबर 2019 को गठित किया गया। तत्समय
1000 करोड़ रुपए की राशि उसमें रखी गई थी, जो वर्ष 2022-23 के बजट में बढ़ाते हुए 5000 करोड़ कर दी गई है। साथ ही 2023-24 के बजट में इसे फिर से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। किसान कल्याण कोष का मूल उद्देश्य किसानों को खेती और व्यापार में आसानी प्रदान करना है, उसको इनपुट लागत से लेकर उसको व्यापार खाद्य प्रसंस्करण के उद्देश्य से उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान कराना, तमाम प्रकार की इसमें भीतर बहुत सारी योजनाओं का प्रावधान किया गया है। साथ ही अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान में अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी दर कितनी है? 259 रुपए, 285 रुपए, 271 रुपए, 293 रुपए। तो इसका उत्तर आपका होगा 285 रुपए। 28 अगस्त 2023 को जो राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ग में 26 रुपए की प्रतिदिन की वर्दी की जाए, और मासिक वर्दी को देखा जाए तो एक माह में 26 कार्य दिवस मानते हुए 26 दिनों की मजदूरी 676 रुपए की मासिक वर्दी, जबकि 26 रुपए की प्रतिदिन की वर्दी है। पूर्व में जो घोषणा की गई थी उसमें 1 मई 2021 के अनुसार जो दरें थी वो अकुशल श्रमिक की 259 रुपए थी, अर्धकुशल की 271 रुपए, कुशल मजदूर की 283 रुपए और उच्च कुशल की 333 रुपए थी। वर्तमान दरें प्रत्येक वर्ग में 26 रुपए बढ़ाते हुए वर्तमान दरें 285 रुपए अकुशल के लिए, अर्धकुशल के लिए 271 से बढ़ाकर 297 रुपए, उच्च कुशल के लिए 283 से 309 रुपए और उच्च कुशल के लिए 333 से बढ़ाकर 359 रुपए कर दी गई है। यदि मासिक मजदूरी देखी जाए तो अर्धकुशल मजदूर की मासिक मजदूरी दर 7410 रुपए है, जबकि अर्धकुशल की 7722 रुपए है, कुशल मजदूर की 8034 रुपए है, जबकि उच्च कुशल मजदूर की 9334 रुपए है। ये कि ट्रिक के रूप में देखा जाए तो अकुशल से अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल है, तो उसमें 285 रुपए में प्रत्येक वर्ग में 12-12 रुपए बढ़े हैं। अकुशल की 285 है, अर्धकुशल की 297 रुपए होगी, जबकि इसमें 12 रुपए और जोड़ दें तो 309 रुपए उच्च कुशल मजदूर की है, जबकि कुशल और उच्च कुशल में 50 रुपए का अंतर है। यानी हम देखें तो 285, 297, 309 और 359 रुपए है, जिसमें यहाँ प्लस 12 रुपए, यहाँ भी प्लस 12 रुपए और कुशल से उच्च कुशल की ओर 50 रुपए अधिक है। ज्ञातव्य रहे कि मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी दरें 256 नहीं 255 रुपए प्रतिदिन है। मनरेगा की मजदूरी दरें मनरेगा एक्ट 2005 की धारा 6(1) के अनुसार दरें तय होती है। वर्तमान में इसमें 7 से लेकर 26 रुपए तक की वर्दी की गई है। राजस्थान में जो मजदूरी दरें हैं वो पहले 231 रुपए थी, जो कि बढ़ाकर 255 कर दी गई है। यानी इसमें 24 रुपए की वर्दी हुई है, 24 रुपए की वर्दी हुई है। और मनरेगा में मजदूरी दरें देश भर में अलग अलग राज्यों की डिमांड के अनुसार है, वहाँ के श्रमिक उपलब्धता पर है। सर्वाधिक है वो हरियाणा में है। हरियाणा में नरेगा की मजदूरी है वो 357 रुपये प्रतिदिन है, जबकि एमपी और छत्तीसगढ़ में जो मजदूरी दरें हैं 221 रुपये है। ध्यातव्य रहे
कि ये जो मजदूरी दर बढ़ती है वो सीपीआई इंडेक्स से बढ़ती है। सीपीआई इंडेक्स है वो मई 2021 से वर्तमान तक करीब 687 अंक बढ़ गया है और इसके चलते ये न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ी है। और न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाने के पीछे संवैधानिक जो विधिक प्रावधान भी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत जो 56 प्रकार के ऐसे नियोजन है जिनमें नरेगा जो मजदूरी दरें प्रभावित करती है या बढ़ानी होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? देवीलाल सामर पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, रांघे राघव पुरस्कार या सुरेंद्र पुरस्कार? तो इसमें आपका उत्तर होगा मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार में 75,000 रुपए नगद, साथ में एक प्रशस्ति पत्र और शॉल उड़ाया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष दुलाराम सारण है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में हुई और इसके द्वारा अभी बताया मैंने कि मीरा पुरस्कार है वो सर्वोच्च इसका नागरिक सम्मान है, जिसमें 75,000 रुपए की राशि दी जाती है। और वर्ष 2022-23 का पुरस्कार भारत राजस्थान की मूल की केरल निवासी रवि सक्सेना है, उसको उनकी कृति 80 के लिए प्रार्थना के लिए दिया गया है। और साथ ही ये पुरस्कार 24 मार्च 2023 को दिया गया, जबकि वर्ष 2019 से लेकर 19-20 से लेकर अगले 3 सालों के पुरस्कार 24 जुलाई को दिए गए। 24 जुलाई 2023 को दिए गए, जिसमें 2019-20 का जो पुरस्कार है वो जयपुर निवासी गोविंद माथुर को दिया गया, मुड़कर देखता है नामक कृति के लिए। 2021 का मीरा पुरस्कार प्रिय ओलिव नामक कृति के लिए जयपुर निवासी आरडी सैनी को दिया गया, जबकि 2021-22 का मीरा पुरस्कार मोबाइल पिक एंड हॉस्टल नामक कृति के लिए पंजा शर्मा जोधपुर निवासी। ज्ञातव्य रहे कि पंजा शर्मा ने इस कृति के अलावा भी बहुत सारी अन्य कृतियां लिखी है जिनके लिए ये दिया गया है, सम्मिलित रूप से दिया गया है, एक विशेष तो है ही ये। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा अन्य पुरस्कार जो दिए जाते हैं, सुरेंद्र पुरस्कार, रांघे राघव पुरस्कार, देवीलाल उपाध्याय पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, देवीलाल सामर पुरस्कार और शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार, इन सभी पुरस्कारों के लिए 31,000 रुपए की राशि दी जाती है। जबकि एक अन्य पुरस्कार के रूप में देखा जाए तो सोमनेश जोशी पुरस्कार भी इस संस्थान के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 21,000 रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र और शॉल उड़ाने का प्रावधान है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखें तो मीरा पुरस्कार महत्वपूर्ण बन जाता है, जिसमें चारों सालों के 19-20 से लेकर 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 के चारों ही पुरस्कार इसी साल दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से एग्जाम में संभावित है कि किसी भी साल का पूछ लिया जाए। और इसमें राजस्थान मूल का जो रवि सक्सेना है उसको वर्ष 2022-23 के लिए 2023 में दिया गया है, जो सबसे इनसे पहले दिया गया, जबकि पीछे 3 सालों के छूटे हुए है वो गोविंद माथुर, आरडी सैनी और पंजा शर्मा को दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में राजस्थानियों की कितनी भागीदारी रही या कितने राजस्थानियों को ये पुरस्कार मिला? तो 2 जनों को, 3 जनों को, 4 जनों को या 5 जनों को? तो आपका उत्तर होगा 4 जनों को। तो 4 जने कौन से होंगे?
उसके लिए देखेंगे सबसे पहले 22 मार्च 2023 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो देश की प्रथम नागरिक भी हैं, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए। और इन पुरस्कारों में जो पद्मश्री सम्मान है वो जयपुर निवासी लक्ष्मण सिंह को पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए दिया गया, जबकि डूंगरपुर निवासी मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कार आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए, सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है। वहीं जयपुर निवासी अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, दो व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से गजल गांव के लिए नहीं है, गजल गायकी के लिए है। गजल गायकी के लिए इनको संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। तो वैसे देखा जाए तो ये 3 पद्मश्री मिले हैं। लक्ष्मण सिंह को पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए, मूलचंद लोढ़ा को आदिवासी उत्थान के लिए, और अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को गजल गायकी के लिए। लेकिन उनको संयुक्त रूप से मिला है। व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो 4 व्यक्ति हैं, जबकि पुरस्कार के लिहाज से देखा जाए तो 3 पद्मश्री मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान मूल के राकेश झुंझुनवाला को पद्मश्री मिला है, जबकि कुमार मंगलम बिड़ला भी जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, जो पद्म वरीयता में तीसरा बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न सबसे बड़ा है, उसके बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो ये तीसरे नंबर का, तीसरी वरीयता का पुरस्कार है। इसके अलावा हम यदि विगत साल के देखें तो 21 मार्च 2022 को तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्म पुरस्कार दिए गए 2022 के लिए। तो उसमें राजस्थान के 5 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें पद्म भूषण पुरस्कार राजस्थान के लोक सेवक राजीव महर्षि, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे और साथ में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव पद पर रहे, मुख्य सचिव भी रहे, और साथ में वो देश के 13वें CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे, जिनकी नियुक्ति का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत दिया गया है। 148 से लेकर 151 तक देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं, जो एक सरकारी एजेंसी है, भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट करती है। साथ ही पद्म भूषण पुरस्कार में देवेंद्र झाझड़िया, जो एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी है, पैरा एथलीट है, जो भाला फेंक में उत्कृष्ट योगदान के लिए है, 2 बार वो स्वर्ण विजेता हैं, चूरू निवासी है। वहीं पद्मश्री में 3 जनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। प्रकाश चंद्र द्विवेदी, जो कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, ये एक फिल्म निर्माता है और साहित्य पर बहुत अच्छा काम करते हैं, सिरोही निवासी हैं। वहीं पैराशूटर अवनी लेखरा, जो जयपुर निवासी है, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यातव्य रहे कि जो अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। इन्होंने 10 मीटर शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। तो 2 पदक जीतने वाली पहली पैरा एथलीट बनी। राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही जो पद्मश्री सम्मान में पंडित रामदयाल शर्मा, जो भरतपुर के डीग के निवासी हैं, जो वर्तमान में डीग एक जिला भी बन चुका है, उसके निवासी हैं। इन्होंने स्वांग, नौटंकी, रसिया जैसे लोक कलाओं में करीबन 5000 शो कर चुके हैं। तो इनको लोक कला साहित्य के संवर्धन और संरक्षण के चलते इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र सरदारपुरा, गुढ़ामलानी, लूणकरसर या खींवसर? तो आपका उत्तर होगा गुढ़ामलानी। गुढ़ामलानी बाड़मेर का एक स्थान है जहां क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। 1 मार्च 2023 को केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय किया गया। वैसे
बाजरे के अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में बना हुआ है, मोटा अनाज के लिए। लेकिन क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, क्योंकि राजस्थान में बाजरा उत्पादन देश का 42% बाजरा उत्पादन होता है, और साथ में राजस्थान के यदि देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में बाजरा उत्पादन की परिस्थितियां अनुकूल है, और बाड़मेर बाजरा उत्पादक में अग्रणी या शीर्ष जिले के रूप में पहचान रखता है। यहाँ क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र बनाए जाने का उद्देश्य भी है कि यहाँ जलवायु अनुकूल बाजरे की उन्नत किस्मों का और अधिक विकास किया जा सके, ताकि राजस्थान में प्रतिकूल परिस्थितियों में जी रहे लोगों के लिए शुष्क खेती के संदर्भ में बाजरे का उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ सके। बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। 2022-23 में करीब 42% बाजरा उत्पादन किया है, और क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो देश का 60% क्षेत्र बाजरा उत्पादन क्षेत्र है वो राजस्थान में है। बाजरा यानी मोटा अनाज के वृद्धि के लिए, उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि खाद्य संस्थान FAD और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्वास्थ्य और पोषक लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, मोटा अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर यानी बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। और इसी का संज्ञान लेते हुए ये केंद्र सरकार ने 5 मोटा अनाजों को, जिसमें बाजरा, रागी, कुटी, जवार आदि है, तो उनको लेते हुए श्रीअन्न नाम देते हुए एक PM श्रीअन्न योजना भी शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों में या कृषकों में मोटा अनाज के उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि किसानों की आय बढ़े और आमदनी बढ़े, साथ में इससे जुड़ी हुई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विकास हो सके, लोगों में पोषण जागरूकता भी बढ़ सके। क्योंकि मोटा अनाज वैसे कैल्शियम और फाइबर के लिहाज से एक अच्छा पोषक तत्व माना। पेनिसिटम बाजरे का वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम टाइफाइडस या पेनिसिटम ग्लोकम नाम से जानते हैं। मोटा अनाज के लिए केंद्र सरकार ने श्रीअन्न योजना शुरू की फरवरी 2023 में, और वित्त मंत्री अपनी केंद्र सरकार की निर्मला सीतारमन के द्वारा इसको श्रीअन्न के रूप में एक राष्ट्रीय योजना के रूप में लिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना कब शुरू हुई? 1 मई 2021, 1 जुलाई 2021, 6 सितंबर 2022 या 6 सितंबर 2021। तो 6 सितंबर 2022 को चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना शुरू हुई, और चिरंजीवी योजना का उद्देश्य जो किसी दुर्घटना में घायल लोगों को यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाना, क्योंकि किसी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए शुरुआती 2, 4, 5 घंटे ऐसे होते हैं जो उसके जीवन के लिए बहुत अहम और निर्णायक होते हैं। चिकित्सा प्रणाली के लिए भी वह निर्णायक होते हैं। यदि उनको तत्कालिक रूप से पहुंचाया जा सके तो उसमें क्षतिपूर्ति को कम करते हुए उसकी रिकवरी के लिए अधिक प्रयास किए जा सके। और ऐसा करने के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत पहले 72 घंटे तक निःशुल्क चिकित्सा के लिए बात की गई है, निःशुल्क चिकित्सा। साथ ही जो व्यक्ति इस योजना में अस्पताल तक पहुंचाता है, पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई है, उसको प्रोत्साहन राशि दी गई है, प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया था। 2022 में यह राशि 5,000 रुपये थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इससे जीवन बचाने में एक बहुत लाभ मिलेगा। लोगों में एक जो डर रहता है कि क्यों पहुंचाएं, हमारा आर्थिक नुकसान होगा, तो ऐसे में लोग जो सड़क दुर्घटना में वीडियो बनाते रहते हैं या देखते रहते हैं, तो उनकी बजाय वो एक आगे बढ़कर हॉस्पिटल तक पहुंचाएं ताकि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। एक अगली योजना के रूप में देखें इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के क्या उद्देश्य हैं? महिलाओं को हवाई यात्रा करवाना, महिलाओं को स्वरोजगार
के अवसर प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति सैनिटरी नैपकिन देना, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उत्तर होगा सी, महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन के मामले में जागरूक करना और सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। ज्ञातव्य रहे कि राज्य सरकार ने 19 दिसंबर 2021 को एक योजना लॉन्च की जिसमें ये बताया गया कि 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की जो आयु वर्ग की है ना, बालिकाएं और महिलाएं इसमें सम्मिलित है, जिसमें इन महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, ताकि वह अपने मासिक धर्म के समय अधिक सुरक्षित रहे, अधिक स्वच्छ और सुरक्षित महसूस कर सके। वैसे भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और व्यक्तिगत स्वच्छता के मामले में जैसे एक पैडमैन के रूप में फिल्म भी बनी, जिसमें जो महिलाओं की जो मासिक धर्म के समय जो संकोची स्वभाव है उसको लेकर जागरूकता पैदा करना उसमें उद्देश्य था। और चिकित्सकीय और वैज्ञानिक अनुसंधानों से ज्ञात है कि मासिक धर्म के समय स्वच्छता के पैमानों को यदि ठीक से नहीं रखा जाए तो सर्विक्स के कैंसर, सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुख्य कैंसर हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से यह सैनिटरी नैपकिन योजना है, उड़ान योजना है, वो लाभकारी सिद्ध होगी, महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा, या महिला स्वास्थ्य के संदर्भ में अच्छी एक पहल है। सीआईएसएफ की भांति राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया गया है। यह कितने बटालियनें राजस्थान में बनाई जाएगी, 2, 3, 1 या 5? तो आपका उत्तर होगा 3 बटालियनें औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए किया गया है, और इसमें 3 बटालियनें बनाई गई है। 3 बटालियनें हैं जो कि जिनका मुख्यालय भिवाड़ी अलवर में, साथ में चित्तौड़गढ़ और बालोतरा जो कि स्वयं एक जिला है। ज्ञातव्य रहे कि बालोतरा में पंचपदरा रिफाइनरी है, तो वहाँ मजदूर श्रमिक ज्यादा रहेंगे, औद्योगिक इकाइयां ज्यादा रहेगी, साथ में उस पश्चिमी राजस्थान की इकाइयों में जो सुरक्षा के पैमानों को सुनिश्चित किया है। चित्तौड़गढ़ स्वयं एक सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध है, भिवाड़ी है वो विभिन्न जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है, या कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? 5 जिले, राज्य के समस्त 33 जिले, या 8 जिले, या 2 जिले? तो आपका उत्तर है 8 जिले। 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 2047 तक देश को एनीमिया से मुक्ति दिलाना, और विशेष रूप से सिकिल सेल एनीमिया जैसी एक ब्लड डिसऑर्डर, एक बीमारी है, जेनेटिक एक डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी प्रभावित होती है, और रोगी में रक्ताल्पता की स्थिति बनी रहती है। तो इसमें लोगों को जागरूक करना, साथ में स्वास्थ्य परिस्थितियों को और अधिक मजबूत करना, यह देश के 17 राज्यों में के 278 जिलों में लागू होगी। राजस्थान के 8 जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं, मुख्य रूप से आदिवासी जिले जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ जैसे जिले सम्मिलित हैं। आदिवासियों में जागरूकता पैदा करना, और सिकिल सेल एनीमिया जिसमें विशेष रूप से जब मलेरिया हो जाए तो सिकिल सेल एनीमिया में बहुत घातक परिस्थितियां होती है, प्राण घातक बन जाता है, क्योंकि इसमें जो आरबीसी है वो जो उतलाकार होती है वो हाशियाकार बन जाती है, और उस समय जो मलेरिया का जो रोगजनक है वो अधिक घातक बन जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी नामक संस्थान के द्वारा पवन ऊर्जा क्षमता में देश का अग्रणी राज्य किसे माना या किसे चिन्हित किया?
तो उसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसमें आपका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में पूर्व के पैमानों के अनुसार जो विंड एनर्जी के संदर्भ में, विंड एनर्जी इंस्टीट्यूट के संदर्भ में जो 120 मीटर ऊंचाई की के आधार पर राजस्थान में 127 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता आंकी गई थी कि राजस्थान में 127 गीगावाट पवन ऊर्जा बन सकती है। और लेकिन इस पैमाने को वर्तमान में बढ़ाते हुए 150 मीटर ऊंचाई तय कर दी गई है। इस आधार पर राजस्थान में जो पवन ऊर्जा क्षमता है वो 127 से बढ़कर 284 गीगावाट हो गई है। तो ऐसे में राजस्थान क्षमता की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है। हालांकि इसमें विंड पावर प्लांट लगाए जाने की अभी बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी बहुत कम काम हुआ है। 2022-23 में के वर्ष में 867 मेगावाट की नई परियोजनाओं की स्थापना के कारण से मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा क्षमता, जो कि पूर्व में 4337 मेगावाट थी, वो बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई है। विशेष रूप से देखा जाए तो 2019 में 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा के लिए नीति लाई गई थी। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 लाई गई थी, जिसका उद्देश्य पवन ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक विकास करना, और अधिक इकाइयों को, संस्थाओं को और अधिक उन्मुख कराना, ऐसे प्लांट स्थापित करना। इसके अलावा ज्ञातव्य रहे कि ग्लोबल विंड डे, वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस, पवन दिवस जो 15 जून को मनाया जाता है, तो इस साल 15 जून 2023 को राज्य को पवन ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में राजस्थान के कितने शहरों को चयनित किया गया है? तो इसमें आपका उत्तर ऑप्शन है 5 शहर, 15 शहर, 4 शहर या 2 शहर। आपका उत्तर है 2 शहर। राज्य के 2 शहर बूंदी और जोधपुर। बूंदी और जोधपुर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना लाई गई, जिसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना था, या घरेलू पर्यटन को और अधिक विकास देना था, पंख देना था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। केंद्र प्रायोजित योजना का तात्पर्य ये है कि जिसमें 100% अनुदान या वित्तीय वित्त पोषण केंद्र सरकार का रहता है। वर्ष 2023 में जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 शुरू की गई, और पूर्व में जो नीति थी, जो स्वदेश दर्शन योजना थी, उसकी थीम ये थी, थीम आधारित पर्यटन सर्किट नीति थी, जिसमें धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन इसके आधार पर थी। लेकिन इसके स्थान पर वर्तमान जो स्वदेश दर्शन 2.0 है, वो डेस्टिनेशन टूरिज्म यानी गंतव्य पर्यटन पर आधारित होगी, जो एक इसका एक एडवांटेज माना जा सकता है। साथ में यह जो 2 शहर चुने गए हैं, जयपुर और बूंदी शहर, उसमें शहरों में पर्यटन के विकास के लिए दोनों शहरों को 70 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसके कारण से वहाँ की पर्यटन इकाइयों का जीर्णोद्धार किया जा सके, उनमें और अधिक सुधार किया जा सके, उनको पर्यटक अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए किया जा सके, जिसमें रंग रोशन से लेकर मरम्मत से लेकर पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार करना भी सम्मिलित है। और देखें तो यह नीति जो वर्धिशील पर्यटन के स्थान पर, पूर्व में वर्धिशील पर्यटन था, जिसमें जो थीम आधारित पर्यटन था, उसके स्थान पर यह स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थल बनाना मुख्य रूप से उद्देश्य है। यह आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में एक अच्छी पहल है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र को और अधिक विस्तार देने के लिए, उसमें स्थायित्व लाने के लिए, पर्यटन में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, और जो पर्यटक आ रहे हैं उनको और अधिक अनुकूल माहौल देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। साथ ही अगला क्वेश्चन, राजस्थान संगठित अपराध का
नियंत्रण अधिनियम 2023 कब लाया गया? 18 मार्च 2023 को, 18 जुलाई 2023 को, 1 मई 2023 को, या 1 जुलाई 2023 को? तो आपका उत्तर है 18 जुलाई 2023 को। राजस्थान में लगातार ये अपराध वृत्ति बढ़ रही है। विगत 2-3 सालों में ऐसा 3-4 सालों में ऐसा देखा गया कि अपराध बढ़ रहा है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार ने इसमें एक त्वरित कार्रवाई करते हुए या संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र में चल रहे मकोका की भांति राजस्थान में भी राकोका लाने का विधेयक पेश किया, ताकि राजस्थान में संगठित अपराध है उसमें लिप्त लोग हैं, जो गिरोह है, उसको ट्रैक करके, उसको गिरफ्तार करके उसमें सुधारात्मक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सके। इसके लिए कार्य करना, ताकि राजस्थान में अपराध उन्मूलन की ओर बढ़ा जा सके। और ये संगठित अपराध कब बनता है? जब लोग अपराध को अपनी आजीविका का जरिया बना लेते हैं, अपराध को पेशा बना लेते हैं और अपराधों को अंजाम देते हैं, जिसमें लोगों को डरा धमका कर पैसे ऐंठना, लूट खसोट करना, या जो संगठित अपराध में जैसे माफिया होते हैं, खनन माफिया है, अपने भूमाफिया है, लोगों को डरा धमका कर ऐसे काम कर बहुत सारे काम बनाए जा रहे हैं। पूर्व में डीजीपी जो रहे, उन्होंने भूपेंद्र जी ने राजस्थान में 20 से अधिक प्रकार के माफिया गैंगों का होना बतलाया गया, जो कि एक चिंता का विषय था। तो इस संदर्भ में एक अच्छी पहल है। और जो भी अपराधी इस राकोका में आएगा तो उसके लिए 5 वर्ष से लेकर सजा से लेकर न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही उसमें 5 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माने से लेकर गिरोह की जो संपत्ति अवैध तरीकों से उन्होंने जब्त ली है उसको जब्ती के प्रावधान भी है। और राजस्थान इस तरह का विधेयक लाने वाला चौथा राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार साहित्यकारों के लिए सामान्य साहित्यकार प्रोत्साहन नीति के तहत कितनी तरह के पुरस्कार प्रदान करेगी? 8 पुरस्कार, 11 पुरस्कार, 4 पुरस्कार या 3 पुरस्कार? तो आपका उत्तर होगा 4 पुरस्कार। 14 जून 2023 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा ये घोषणा की गई कि राजस्थान में साहित्य के उत्थान में जो लोग हैं उनको उत्साहवर्धन राशि के रूप में दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनको साहित्य में और अधिक विकास करने के लिए, संरक्षण देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसके लिए 4 प्रकार की श्रेणियां रखी। कन्हैयालाल शेठिया साहित्य पुरस्कार, जो पद्य श्रेणी के लिए है। पद्य श्रेणी जिसको मतलब गायन श्रेणी, इसमें कविता का फॉर्मेट मान सकते हैं, उसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार, यह लोक साहित्य और लोक कला के उत्थान के लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो पर्सनलिटी काम कर रही है, उसको प्रोत्साहन भी मिले। डॉक्टर सीताराम लालस भाषा व अनुसंधान पुरस्कार, ये भाषा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वालों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ में विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार गद्य श्रेणी में दिए जाने का प्रावधान है। गद्य श्रेणी का मतलब जिसमें उपन्यास हो या ऐसी कहानी या कथा के रूप में हो, उसके लिए दिया जाएगा। और इस पुरस्कार के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर को एजेंसी बनाया गया, नोडल एजेंसी बनाया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण है। और इसकी प्रशासनिक इकाई कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग को बनाया गया है। और इस जो इन 4 श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के लिए 11-11 लाख रुपए नगद पुरस्कार, जबकि प्रशस्ति पत्र और शॉल दिए जाने का प्रावधान है। और राज्य सरकार ने ऐसा माना है कि ये पुरस्कार है वो राजस्थान के विशेष अवसरों में, जैसे राजस्थान दिवस है जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है, और साथ में राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल या अन्य किसी ऐसे जो राजस्थान के इतिहास या गौरव से जुड़े हुए कार्यक्रम है, उन अवसरों पर इन साहित्यकारों को पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े रहे।
अगले कुछ वीडियो के जरिए हम आपको विगत साल भर का जो जीके करंट नॉलेज है, करंट जीके है, समसामयिक की घटनाओं के बारे में रूबरू कराएंगे। कोशिश रहेगी कि अगले 30 से 35 घंटों की क्लास में अपने पास में इतना कंटेंट उपलब्ध हो जाए, इतनी क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध हो जाए कि आप किसी भी एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चनों को इन्हीं वीडियो में हूबहू देखते हुए, हूबहू सुनते हुए कर सको। तो इसलिए आप द इनक्यूबेटर एकेडमी जो एक नवोन्मेषी विचारधारा को लिए हुए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल एजुकेटर प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप हमसे जुड़कर जो सपनों को पंख दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।